Hello friends, welcome back to my YouTube channel Technical Vidyapit. I am Ranjan, research scholar in IIT भुवनेश्वर। तो कल हमने एक डाला था जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लाइन पैरामीटर एंड कोरोना का। वो फर्स्ट पार्ट था, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट भी। फर्स्ट पार्ट में हमने डाला था क्वेश्चन 1 से लेकर 25 के बीच में, और ये 26 से स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 26 नंबर, देखिए 26 नंबर में पूछ रहा है FIL। FIL मतलब फर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो आपको FIL क्या होती है? FIL केवी के स्क्वायर बाई फर्ज इम्पीडेंस। देखिए केवी के स्क्वायर कहने का मतलब आपको कितना दिया हुआ है? 400 इंटू 10 का स्क्वायर फिर 400 एक कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 400 मेगावाट। यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एक टेबल है, टेबल पे क्या क्या, तो ये जेडएल का मतलब हो गया लोडिंग इम्पीडेंस और जेडएफ का मतलब है सर्ज इम्पीडेंस। अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि लोड इम्पीडेंस के अगर इक्वल सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो जाता है तो फोर्स वोल्टेज मैंने सेंडिंग इन वोल्टेज रिसीविंग इन वोल्टेज के इक्वल होगा और पावर फैक्टर कैसा होगा? यूनिटी होगा। अगर लोडिंग जो है इम्पीडेंस वो ग्रेटर हो जाता है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से, तो सेंडिंग इन वोल्टेज क्या हो जाएगा? रिसीविंग इन वोल्टेज से ग्रेटर हो जाएगा और पावर फैक्टर कैसा होगा? लैगिंग की तरह होगा। अब उसी तरह सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो है, अगर लोडिंग इम्पीडेंस से ग्रेटर हो जाती है तो रिसीविंग वोल्टेज भी ग्रेटर हो जाएगी और कैसा बिहेव करेगा? लीडिंग की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो लिस्ट 2। देखिए ये मैच करने के लिए बोल रहा है, तो आपको देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। इसमें क्या होती है कि एक चीजें हम बताते हैं यहाँ पर। देखिए रूट अंडर जेड वाई, या इसी को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस जे बीटा बीटा। ये जो है ये आपका है प्रोपगेशन कांस्टेंट। और देखिए यहाँ ये अल्फा है, अल्फा को बोलते हैं एटेन्यूएशन कोफिशिएंट या कांस्टेंट। कांस्टेंट या कोफिशिएंट बोलते हैं। और बीटा को बोलते हैं फेज कांस्टेंट या फेज कोफिशिएंट। तब यहाँ पे दिया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? हम लोग ऐसे वेबर में लिखते हैं या टेस्ला भी होती है, तो यानी इसका कौन हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये फंड फंड एडमिटेंस। देखिए ये वाई, जैसे जेड इक्वल टू क्या होता है? वन बाई वाई। जेड का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो वाई का यूनिट क्या होता है? महो। अब महो को ही हम लोग बोलते हैं सीमेंस। एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे ये यूनिट दिया हुआ है। तो एडमिटेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? सीमेंस। एटोन्यूएशन कांस्टेंट क्या है? एक तो एक कांस्टेंट है, तो इसका यूनिट होता है नेपियर। और फेज चेंज कोफिशिएंट, फेज को किस में डिग्री या रेडियन में नापते हैं? हम इसको मेजर करेंगे रेडियन में। यानी यहाँ पर देखिए बी का 1, आपको बी है यहाँ पे, बी का कौन है 1 है। यानी ए और बी आपका कट जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा
ए और बी कट जाएगा। अब देखिए क्या है, बी का वन हो गया। ए का क्या है 2, ए का 2 देखिए किसमें है, डी में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में दिया हुआ इन मॉडलिंग द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ शॉर्ट लेंथ overhead transmission line, the line resistance and inductance are only considered because line capacitance to ground is। तो इसमें क्या होती है कि कोई भी लाइन में 4 कंपोनेंट होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, आर होगा, एल होगा, सी होगा और जी होगा। अब शॉर्ट लाइन में क्या करते हैं कि इसको तो पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं और इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये क्या रहता है, वेरी स्मॉल वैल्यू रहता है, ज्यादा इफेक्ट कोई डालता नहीं है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं, लेते केवल किसको है, आर को और एल को। तो यानी ये ऐसा नहीं है कि जीरो होता है, जीरो नहीं होता है, यह वेरी स्मॉल वैल्यू होता है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी नंबर। देखिए 29 नंबर, इफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड ओवर certain length with fixed power loss, it can be said that volume of conductor is। यहाँ पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा। तब देखिए इसको, पावर बराबर क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं वी आई कॉस फाई, और आर, आर बराबर क्या होता है, रो एल बाई ए, ये होती है। अब यहाँ पे अगर हम आई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आई बराबर पावर बाई वी कॉस फाई। अब देखिए कुछ क्या रहा है यहाँ पे, पावर लॉस, तो लॉस, पावर लॉस क्या होती है, पावर लॉस नीचे डब्ल्यू है, तो पावर लॉस क्या होती है, आई स्क्वायर आर। आई यहाँ निकाले हैं और आर यहाँ है, तो दोनों को इसमें पुट कीजिए, तो आई का पुट कीजिएगा तो होगा पी स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस फाइव स्क्वायर, ये हो जाएगा, और रो एल बाई ए हो जाएगा। और यहाँ से ये निकालिएगा, ये क्या है, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये बराबर आपका क्या आ जाएगा, निकालिएगा तो आएगा पी स्क्वायर रो एल बी स्क्वायर कॉस फाइव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है। अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, यानी एक और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर ये वॉल्यूम हम बनाते हैं तो ये वाले हो जाएंगे, वॉल्यूम अगर बनाते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि वोल्टेज का क्या है, पहले नंबर तो वॉल्यूम है, वोल्टेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने, स्क्वायर के टर्म में, और पावर फैक्टर कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर, इसके भी स्क्वायर के टर्म में है। मतलब क्या है कि वॉल्यूम मेरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के स्क्वायर के और पावर फैक्टर के स्क्वायर के। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड दैट ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। नहीं, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, हाँ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज है, स्क्वायर ऑफ पावर फैक्टर, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर लॉन्ग लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन हैज a reactance of 0.3 ohm per kilometer and negligible shunt capacitance, the value of ABCD is, ABCD का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए फॉल्ट लाइन क्या होती है, केवल यहाँ रिएक्टेंस दिया है यानी एक्स दिया हुआ है, यही होती है। अब अगर
फॉल्ट लाइन में हम लोग देखिएगा तो ए इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू 1। अब बी इक्वल टू क्या होती है, जेड। जेड मतलब जो भी, तो यहाँ क्या होगी, एक्सएल या जे एक्स, मतलब कितना हो गया, जे 0.3, और फी क्या होती है, 0 होती है। अब इसको नहीं तो कितना होगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू जे 0.3, फी इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 1। आपको देखिए कौन मैच कर रहा है यहाँ पे, और देखिए 0.3 है और 10 किलोमीटर के लिए पूछ रहा है, तो ये 10 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इसको चेंज कर देते हैं, 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी नंबर। देखिए 31 नंबर है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, द कैलकुलेशन परफॉर्म्ड यूजिंग फॉल्ट लाइन अप्रोक्सीमेट मॉडल इंस्टेड ऑफ nominal pi model for a medium length transmission line delivering lagging load at a given receiving end voltage always results in higher sending in current, sending in power। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अभी फॉल्ट लाइन हम लोग देखे थे, तो फॉल्ट लाइन में क्या बोल रहा है कि जो भी मीडियम लाइन है, पाई मॉडल है, उसको अगर फॉल्ट बनाते हैं, देखिए पाई मॉडल कैसा होता है, ये पाई मॉडल है, ये आपका जेड होता है, ये वाई बाई टू और वाई बाई टू, यानी ये फी बाई टू होता है एक्चुअल में। तो आप यहाँ बोल रहा है कि इफ कैपेसिटेंस, मैंने इस मॉडल को हम क्या कर रहे हैं, मीडियम का मॉडल है, मीडियम लाइन का, इसको शॉर्ट में ले जाएंगे। तो शॉर्ट में क्या होती है, ये दोनों तो मेरा हट जाता है, इग्नोर कर देते हैं, तो केवल जेड रहती है। शॉर्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म हट जाएंगे। मान लीजिए इधर एक लोड रहा मेरा, इधर ये लोड रहा, तभी क्या लोड, तो यहाँ बोल रहा है कि लोड कैसा है, लैगिंग है। कैसा बोल रहा है, लैगिंग है। लैगिंग लोड कहने का मतलब कैसा है, इंडक्टिव टाइप लोड है। तो यहाँ हो रही थी कि ये कैपेसिटर जो है लीडिंग पावर दे रही थी, यानी ये पावर फैक्टर क्या एंगल मेरा क्या हो जा रहा था, कि कम हो जा रहा था। तो पावर फैक्टर मेरा यहाँ क्या हो रहा था, कि इम्प्रूव हो रहा था। मगर क्या है कि ये कैपेसिटेंस अगर हटा देते हैं तो पावर फैक्टर मेरा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब पावर फैक्टर, करंट क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर होती है। अगर पावर फैक्टर रिड्यूस हो रही है तो करंट मेरा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। करंट इंक्रीज होने से क्या होता है, आई इंक्रीज होने से लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लॉसेस इंक्रीज होने से इफिशियंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। मगर क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन मेरा इंक्रीज होता है। अब देखिए ऑप्शन ऑप्शन की तरफ देखते हैं, तो क्या है यहाँ पर कि करंट मेरा क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, तो सेंडिंग इन करंट हायर होगी, हाँ होगी। लॉसेस इंक्रीज हो जा रहा है, लॉसेस इंक्रीज होने से क्या हो रही है, इफिशियंसी मेरा क्या हो जा रहा है, इफिशियंसी आपका डिक्रीज हो रहा है, यानी 4 नंबर नहीं होगा। वोल्टेज रेगुलेशन इंक्रीज होती है, हाँ। पावर इंक्रीज होगी, हाँ। करंट इंक्रीज हो रही है तो आई स्क्वायर आर कीजिएगा तो यानी पावर इंक्रीज होगी, यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर बोल रहा है द लोकस ऑफ कांस्टेंट रिसीविंग पावर इज ए सर्कल ऑफ रेडियस। तो देखिए कांस्टेंट पावर में लेते हैं तो ये डायरेक्टली आपका ए आ जाएगा, क्योंकि अगर आप पी आर लिखिएगा तो क्या होती है, मॉड वी एफ मॉड वी आर बीटा। अगर एंगल एंगल में लिखते हैं तो आपको यहाँ आएगी
बीटा माइनस डेल माइनस मॉड वी एफ मॉड वी आर बीटा और कॉस बीटा माइनस अल्फा ये करते हैं, यानी ये वाले लोकस आपका हो रहा है, ये मिलकर नहीं आपका यहाँ क्या बन रहा है, लोकस बन रहा है। सॉरी यहाँ पे ये बी आर स्क्वायर मोड ये होता है, यानी ये, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल पर कंडक्टर ऑफ an unsymmetrically spaced three-phase overhead line contains an imaginary term। बोल रहा है कि अगर unsymmetrically स्पेस करते हैं तो इमेजिनरी टर्म आता है उसमें। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द प्रेजेंस ऑफ इमेजिनरी टर्म ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन फेज कंडक्टर and can be eliminated symmetrically transposing the three line conductor along the length of line। ये बोल रहा है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी हम अनसिमेट्रिकल करते हैं तो अनसिमेट्रिकल करने से क्या होता है कि फ्लक्स लिंकेज है वो अनसिमेट्रिकल हो जाती है, उसके कारण अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा। अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगी कि इमेजिनरी टर्म आ जा रही है, और अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, अनइक्वल पावर होगा, उसके कारण क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण क्या हो जाती है, अनइक्वल पावर हो जाती है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है द प्रेजेंस ऑफ इमेजिनरी टर्म ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ही इमेजिनरी टर्म आते हैं, और इसको हटा सकते हैं ट्रांसपोजिंग करके। तो यहाँ बोल रहा है कि अनसिमेट्रिकल प्लेस करेंगे तो इमेजिनरी टर्म आएगी। हाँ, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब पूछ रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं। हाँ कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ही इमेजिनरी टर्म आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, टू इक्वलाइज द सेंडिंग एंड रिसीविंग इन वोल्टेज impedance is connected at the receiving end of the transmission line having flowing A B C D parameters। दिया हुआ है ABCD का, the impedance for connected would be, बोल रहा है कि एक impedance कनेक्ट करेंगे तो वो कितना होगा वैल्यू उसका। तो यहाँ देखिए C नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये फोर्थ ट्रांसमिशन लाइन है, और हम लोग क्या जानते हैं कि ABCD पैरामीटर में VF इक्वल टू क्या होता है, AVR प्लस BIR, और IF इक्वल टू CVR प्लस DIR। अब बोल रहा है कि इक्वलाइज कर रहा है वोल्टेज को, किसको, सेंडिंग इन वोल्टेज इक्वल टू रिसीविंग इन वोल्टेज। तो ये हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, VF के जगह पर VR पुट कर दीजिए, VAR इक्वल टू ये VR BIR ये आएगा। अगर BR इधर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये इक्वल टू BIR। अब यहाँ से इम्पेडेंस निकालिएगा, इम्पेडेंस की वैल्यू पूछ रहा है, तो VR बाई IR कीजिएगा तो क्या आएगा, बीटा बाई 1 माइनस बी बाई 1 माइनस ए। अब बी का वैल्यू कितना दिया है, 290 डिग्री, और ए का वैल्यू कितना, 0.9। ये कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 2000, और एंगल 90 डिग्री, यानी यहाँ ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इफ मीडियम ट्रांसमिशन line is represented by nominal t, the value of beta of ABCD constant is। देखिए क्या होता है कि मीडियम में t और पाई दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं, तो पूछ रहा है t में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना होगा। तो देखिए क्या होती है कि t में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो t में कैसे होता है,
ये टी हो गया। ये देखिए इसमें दो जगह है मतलब ये क्या होगा, हाफ हाफ आएगा याद रखने के लिए, और ये एक है तो केवल एक सिंगल आएगा। अब जब इसका लिखेंगे टी में, ये टी जैसा है दिख रहा है, तो आप एबीसीडी पैरामीटर इसका लिखिएगा, टी का एबीसीडी पैरामीटर। तो क्या आती है, दोनों का मल्टी 1 प्लस वाई जेड बाई 2, ये बराबर डी होता है, यानी 1 प्लस वाई जेड बाई 2, डी भी उतना ही होगा। और फी क्या होगा, वाई होती है, और जेड 1 प्लस वाई जेड बाई 4। ये देखिए इसमें चेंज है, 4 आया, ये याद कैसे रखना है, बी में तो हमेशा जेड आएगा और सी में हमेशा वाई आएगा, कोई भी मॉडल हो, टी हो या पाई हो, इसको याद कैसे रखना है। तो आपको यहाँ देखिए कि किसमें ये चेंजिंग हुआ है, हाँ किसमें हुआ है, जेड वाले पार्ट में हुआ है, यानी जेड के साथ ये हम एक्स्ट्रा टर्म ऐड करेंगे, कितना 1 प्लस वाई जेड बाई 4। अगर इसी तरफ से हम पाई देखते हैं, अगर पाई रहता तो क्या होता है, देखिए पाई है, ये सिंगल है यानी जेड, और फिर दो जगह आया है यानी हाफ हाफ लिख सकते हैं। अब पाई का अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस वाई जेड बाई 2, ए और डी तो बराबर रहते हैं, ए और डी बराबर कर दिया। अब बोले जेड में हमेशा, बी में हमेशा जेड आता है तो बी है तो जेड लिख दिया, और सी में हमेशा वाई आता है लिख दिया। अब किस में ये एक्स्ट्रा टर्म जो ऐड कर रहे थे, किस में ऐड कर रहे थे, यहाँ देखिए किस में हाफ हुआ है, वाई वाला में, यानी वाई वाला में ऐड करेंगे, जो कितना ऐड करते हैं 1 प्लस वाई जेड बाई 4। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए टी में पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी का देखिए कौन सा है, ये वाला है, यानी बी का यहाँ कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, द ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज ए टू पोर्ट नेटवर्क as shown in figure. The sending in voltage and current are expressed in terms of receiving in voltage and current for the network. दिया हुआ है, पूछ रहा है कंडीशन फॉर सिमेट्री ऑफ द नेटवर्क। हम लोग क्या जानते हैं कि रेसिप्रोसिटी के लिए क्या होती है, ए बी सी डी इक्वल टू 1 होता है, यानी ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 होता है। ये रेसिप्रोकल के लिए होते हैं, मगर सिमेट्री के लिए क्या होता है, सिमेट्री के लिए ए इक्वल टू डी होता है, इसलिए हम लोग ए और डी के जगह पर भी सेम वैल्यू भर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोरोना के दिया हुआ, इट काउज रेडियो इंटरफेरेंस, कल के क्लास में ही बताए थे, इट एट न्यूट्रेफ lightning surges, it causes power loss, it is more prevalent in middle conductor of transmission line employing flat conductor configuration। तो यहाँ देखिए क्या होती है, कोरोना लॉस क्या होता है कि जो भी सराउंडिंग एयर होते हैं, जो भी कंडक्टर आपका जा रहा है, तो सराउंडिंग एयर में क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, जो भी एयर है आयोनाइज हो जाता है और एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। उसके कारण यहाँ क्या है कि वायलेट ग्लो जैसा दिख रहा होगा, यही क्या है, कोरोना लॉस हो रही है। और क्या ये हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस करता है, ये क्या हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस, तो जो भी लाइट के फॉर्म में यहाँ जो भी वायलेट ग्लो हो रहा है और हिसिंग नॉइज है, इसके कारण क्या होती है, एनर्जी लॉस होती है। कोरोना में क्या होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। अब लॉस किसी भी चीज में होगा तो उसका क्या हो जाएगा, इफिशियंसी रिड्यूस कर जाएगा। तो क्या होती है कि आप यहाँ देखिए दिया हुआ पावर लॉस, हाँ होती है। अब क्या है कि कोरोना में क्या होते हैं कि थर्ड हार्मोनिक जनरली आ जाते हैं, आते हैं। अब थर्ड हार्मोनिक आ गया तो क्या करेगा, रेडियो इंटरफेरेंस क्रिएट कर देगा, यानी रेडियो इंटरफेरेंस भी होते हैं, हाँ, क्योंकि क्या होता है, नॉन साइनोसॉइडल बना देता है। हिट
ये ट्रेफ लाइटनिंग फर्ज। देखिए ये बेनिफिट है क्या कि कोरोना क्या करता है कि वोल्टेज को आपका रिड्यूस कर देता है। तो क्या होती है, कोई भी लाइटनिंग फर्ज आया और कुछ भी आया, तो मान लीजिए 11 के भी है, अगर 12 के भी लाइटनिंग फर्ज आने से होता है, तो क्या हो रही है कि पहले ही से वो घटा दिया था कोरोना, अगर थोड़ा बढ़ती भी है तो मैनेज हो जाएगी, यानी ये भी करता है। हाँ, और 4 नंबर क्या दिया हुआ है, इट इज मोर प्रिविलेंट इन मिडिल कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इम्प्लॉय फ्लैट कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो देखिए क्या मिडिल कंडक्टर, देखिए लास्ट नंबर क्या है, इट इज ऑल्सो मोर प्रिविलेंट इन मिडिल कंडक्टर इन फ्लैट कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या करता है, इट रिड्यूस मैग्नीट्यूड ऑफ लाइटनिंग एंड स्विचिंग। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका फारे के फारे आ गए, यानी सी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन कोरोना। पूछ रहा है कोरोना पर किसका इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए ये कोरोना का फॉर्मूला है। अब कोरोना का फॉर्मूला में देखिए कि डी डी क्या है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर है, यानी ये तो होगा कंडक्टर साइज, यानी ये रेडियस है, कितना कंडक्टर बड़ा होगा डायमीटर, यानी साइज पे ये भी है। लाइन वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज हम लोग निकालते हैं करें। लेंथ ऑफ कंडक्टर, कहीं भी एल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं दिया हुआ है, यानी डी डी आपका इसमें से नहीं होगा। तो पूछ रहा है कि डज नॉट हैव इफेक्ट ऑन कोरोना, किस पे नहीं होता है, लेंथ ऑफ द लाइन पे, यानी डी होगा। नेक्स्ट देखिए, the three non-inductive load of 5 kilowatt, 3 kilowatt and 2 kilowatt are connected in a star network between RYB phases and neutral. The line voltage is 400 volt. The current in neutral wire is nearly. Neutral current पूछ रहा है। तो आप देखिए कि ये आपका है, लाइन वोल्टेज कितना था, लाइन वोल्टेज मान लीजिए VL कितना दिया हुआ है, 400 वोल्ट दिया हुआ है। तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा, VL बाई √3, ये हो जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि न्यूट्रल में कितनी करंट जाएगी, तो न्यूट्रल में कितनी करंट जाएगी, तो आई एन इजकल टू न्यूट्रल का करंट, आई आर फेज का करंट, आई वाई फेज का करंट प्लस आई बी फेज का करंट। अगर तीनों का करंट का हम सम कर देंगे तो हो जाएगा। तब कैसे निकालना है, तो यहाँ दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है कि आर में इतना पावर है, वाई में इतना है और बी में इतना है, तो पावर से हम लोग करंट निकाल सकते हैं। तो देखिए पावर बराबर क्या होता है, वी आई ऑफ फाइव। अब देखिए क्या दिया है, नॉन इंडक्टिव लोड। नॉन इंडक्टिव लोड में क्या होता है, फाइव जीरो होता है। तो फाइव जीरो होता है मतलब कॉस फाइव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी केवल अगर हम पावर निकालते हैं आर फेज में, आर फेज का लेते हैं तो वी आर और वी आई आर, दोनों आर फेज का लेना होगा। इसमें पावर दिया हुआ है, आर फेज का पावर कितना दिया है, 5 किलोवाट, और वोल्टेज कितना है, 400/√3, यही वोल्टेज है। एंगल 0 डिग्री, आर फेज को हम रिफरेंस मान रहे हैं। और आई आर, यहाँ से आपका आई आर निकल जाएगा, आई आर बराबर आएगा 21.65 एंगल 0 डिग्री। अब इसी तरह आप क्या निकाल सकते हैं, इधर निकाल रहे हैं पी वाई, वाई फेज का, तो वी वाई और आई वाई रहेगा। यहाँ से आई वाई निकालिएगा तो क्या रहेगा,
पावर इन वाई फेज, पावर इन वाई फेज देखिए कितना है 3 किलोवाट, 3 इंटू 10⁻³ और वाई फेज का यहाँ वोल्टेज, तो वाई फेज का वोल्टेज आपको कितना हो जाएगा वी फेज एंगल -120 डिग्री। अगर ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 12.99 और ऊपर जाकर एंगल क्या हो जाएगी +120 डिग्री, ये आ गया। उसी तरह आईबी का निकालिएगा सेम, आईबी आपका आएगा 8.66 एंगल 240 डिग्री और तीनों को ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, आई आर प्लस आई बी और आई वाई तीनों को अगर ऐड करेंगे आपको मिल गया है, यहाँ आई बी है देख लीजिए, यहाँ आई वाई है, यहाँ आई आर है, तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स 11 एम्पियर के, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर 3 फेज 4 वायर सर्किट, बोला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या लेते हैं 3 फेज और 4 वायर, जो अभी बता रहे थे, एक न्यूट्रल भी हम लोग लेते हैं, ये न्यूट्रल है, आर वाई और बी है, यानी स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट है, ए न्यूट्रल वायर इज नेसेसरी फॉर सप्लाइंग सिंगल फेज लोड ऑफ डोमेस्टिक एंड मार्जिनल कमर्शियल कंज्यूमर। हाँ क्या है न्यूट्रल वो जहां पे ट्रांसफार्मर रहती है वहीं से 4 वायर आती है आजकल देखिएगा, तो यानी ये जरूरी है कि सिंगल फेज अगर लोड है उसको न्यूट्रल कहाँ से दीजिएगा, अगर 2 फेज डायरेक्ट कनेक्ट करके भी हम चला सकते हैं, जिसको बोलते हैं 440 कर दिए हम, मगर क्या है कि केवल 1 फेज पे चलाना हुआ तो एक न्यूट्रल की जरूरत रहेगी, यानी न्यूट्रल की मेरे को जरूरत पड़ेगी, यानी ये भी राइट है। और क्या है इसमें कि न्यूट्रल की क्यों जरूरत पड़ रही है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि क्या है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम में एक न्यूट्रल होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 41 नंबर बोल रहा है कि द टाइम इंटरवल नीडेड फॉर ए फर्ज टू ट्रेवल टू द एंड ऑफ 600 किलोमीटर लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज, यहाँ पूछ रहा है टाइम कितना लगेगा अगर 600 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो आप नॉर्मली टाइम बराबर क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। देखिए डिस्टेंस तो यहाँ दिया है 600 किलोमीटर, मगर वेलोसिटी तो क्या होती है कि जो भी हम लोग वेलोसिटी लेते हैं वेग का, तो वेलोसिटी ऑफ वेग 1/√अंडर और यहाँ एल और सी का जो निकालते हैं कंडक्टर से वो पुट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट और एक्सप्लेन नॉट, ये कितना का इक्वल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ भरिएगा वो 3 इंटू 10⁸, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा 2 मिली सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। देखिए 42 में बोल रहा है एन 11 के भी 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ohm, reactance of 4 ohm per phase. The efficiency of line when supplying the load of 4 megawatt at 0.8 lagging power factor is nearly। तो यहाँ देखिए पावर पूछ रहा है, मेरे यहाँ इफिशियंसी पूछ रहा है, इफिशियंसी बराबर क्या होती है, इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, यही होती है। आउटपुट पावर मेरे को दिया हुआ है, पी आउट दिया हुआ है कितना 4 मेगावाट, देखिए ये आउटपुट पावर दिया हुआ है। अब इनपुट पावर मेरे को निकालना है या लॉसेस निकालना है, लॉसेस अगर निकाल लेंगे तो इनपुट पावर बराबर क्या होती है
आउटपुट पावर और जितनी लॉस हुई होगी यानी पी लॉस, और पी लॉस के होगा, अगर 3 फेज है यहाँ दिया हुआ तो 3I स्क्वायर आर यानी लोड करंट आई, ये आ जाएगी। अब देखिए लॉस निकालते हैं पहले, तो लॉस कैसे निकालेंगे, तो मेरे को IL चाहिए, उसमें IL इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁶√3 इंटू वोल्टेज कितना दिया है 11 के भी 11 इंटू 10⁻³ cos फाइव, cos फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिया हुआ है पावर फैक्टर 0.8, ये हो गया। यहाँ पे IL कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा 262.43 एम्पियर। IL आपको पता चल गया, तो पी लॉस आपको कितना हो जाएगा 3 इंटू 262.43 स्क्वायर। और देखिए यहाँ आर ही केवल लिए हैं, रिएक्टेंस नहीं लिए हैं, लॉस केवल रजिस्टिव पार्ट में होती है, यानी 1.5, ये कीजिएगा तो कितना आएगा 0.309 मेगावाट, ये आ जाएगा। अब देखिए इफिशियंसी क्या होगी, पी आउटपुट 4 है, पी इनपुट 4 प्लस लॉसेस 0.309, ये डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको आएगा 9.8%, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ 92.8, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन ऑफ length 300 kilometer can be approximated by a lossless line having propagation constant beta equal to 0.00127 radian per kilometer. The percentage ratio of line length to wave length will be, यहाँ रेशियो पूछ रहा है, परसेंटेज रेशियो किसका, लाइन का लेंथ और वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, और वेवलेंथ इक्वल टू होता है 2π/बीटा। तो 2π/बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0.00127, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 4947.4 किलोमीटर। आपको वेवलेंथ निकल गया, अब क्या बोल रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसका, लाइन का। तो लाइन का कितना दिया है, लाइन लेंथ बाई वेवलेंथ, लाइन का लेंथ है 300 और ये 4947.4, ये कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा ये 0.0606, अब परसेंटेज में लिखिएगा तो कितना होगा 6.06%, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। 44 क्या बोल रहा है, व्हेन बंडल ऑफ कंडक्टर्स आर यूज इन प्लेस ऑफ सिंगल कंडक्टर द इफेक्टिव इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस विल बी रिस्पेक्टिवली। तो देखिए क्या होता है, बंडल कंडक्टर यूज करने पे मेरा GMR इंक्रीज कर जाता है, यानी सेल्फ GMD भी बोलते हैं इसको, GMR इंक्रीज कर जाता है। अब GMR इंक्रीज कर जाता है तो देखिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू 10⁻⁻7 ln GMD बाई GMR। सही होती है, तो यहाँ क्या हो रहा है, GMR इंक्रीज कर रहा है, GMR इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या है कि ये वैल्यू मेरा डिक्रीज हो जा रही है, यानी L क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। और कैपेसिटेंस क्या होती है, 2π R बाई ln GMD बाई GMR। अब GMR इंक्रीज हो रहा था, अगर ये वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और किसी का डिनोमिनेटर में डिक्रीज होता है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी इंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है। तो आप देखिए पूछ रहा है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये होगा, और इंडक्टेंस डिक्रीज हो गई, कैपेसिटेंस इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following factor affect corona,
देखिए पूछ रहा है कि कौन कौन फैक्टर कोरोना को इफेक्ट करता है। तो देखिए कोरोना लॉस का फॉर्मूला है, यहाँ देखिए 242 इंटू 10⁻⁻5 f प्लस 25 बाई डेल रूट अंडर r बाई डी बी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए डेल डेल क्या होती है 3.92 p बाई 273 प्लस टी। डेल को क्या बोलते हैं एयर डेंसिटी फैक्टर, क्या होती है एयर डेंसिटी फैक्टर। और पी क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पूछ रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। हाँ अब देखिए टी टी क्या है टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर करती है। हाँ यानी ऑप्शन ए हो जाएगा करती है। अब देखिए ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ क्या है वीसी, वीसी को क्या बोलते हैं क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। इसमें देखिए क्या ये फैक्टर आया हुआ है एम आर, ये जो बोलते हैं सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर, और जी को क्या बोलते हैं ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या हो रही है कि कंडीशन, ये देखिए 4 नंबर कंडीशन ऑफ सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑफ स्मूथनेस और डस्ट। ये सरफेस इरेगुलेटरी फैक्टर भी बताता है कि सरफेस क्या है स्मूथ में है या वो क्या है रुखापन जैसा है फ्रिक्शन जैसा है लग रहा है या डस्ट है कुछ भी, यानी ये बताती है, यानी 4 नंबर भी हो जाएगी। और वेव फॉर्म भी होती है, इनमें करंट कहीं आया करंट ऑफ कंडक्टर इस वाले फार्मूला में भी नहीं इस वाले में भी नहीं, यानी करंट नहीं होती है, यानी 2 नंबर क्या है रॉन्ग है रॉन्ग है। तो यानी 2 नंबर आया इसमें, ये भी रॉन्ग हो गया ये भी रॉन्ग हो गया ये भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 275 kV transmission line with line constant A is equal to 0.85 angle 5 degree and B is equal to 200 angle 75 degree. If the voltage profile at each end is to be maintained at 275 kV, the power at unity power factor will be। देखिए यहाँ क्या दिया है पावर फैक्टर दिया हुआ है, बोल रहा है पावर फैक्टर यूनिटी यूनिटी दिया हुआ है। अब इससे बोल रहा है कि ये सेंडिंग इन है ये रिसीविंग इन है, ये सेंडिंग इन है ये रिसीविंग इन है, और यहाँ पे एक मान लीजिए ये आपका लोड है, लोड है। अब ये वोल्टेज दिया हुआ है सेंडिंग, कितना दिया है 275 kV, और ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.85 एंगल 5 डिग्री, और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है 200 एंगल 75 डिग्री। अब पूछ रहा है वोल्टेज प्रोफाइल एट ईच इंड टू बी मेंटेन, मतलब क्या है सारे जगह पर वोल्टेज प्रोफाइल 275 kV, यानी रिसीविंग इंड भी कितना हो जाएगा 275 kV अगर मेंटेन करते हैं। तो क्या पूछ रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पे एट यूनिटी पावर फैक्टर विल बी ए बी इफ द वोल्टेज प्रोफाइल में, यहाँ पूछ रहा है कितना पावर होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम लोग क्या जानते हैं पावर का फॉर्मूला वी एस वी आर बाई मॉड बीटा मॉड बी और कॉस बीटा माइनस डेल माइनस मॉड ए मॉड वी आर स्क्वायर बाई मॉड बी कॉस बीटा माइनस अल्फा क्या होती है, और रिएक्टिव पावर क्या होती है मॉड वी एस मॉड बी आर मॉड बी, यहाँ कॉस के जगह पर क्या आ जाता है साइन आ जाता है, साइन बीटा माइनस साइन डेल माइनस मॉड ए मॉड बी आर स्क्वायर बाई मॉड बी साइन बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ क्या है कि यूनिटी पावर फैक्टर पर रिएक्टिव ये क्या हो जाती है जीरो हो जाती है,
रिएक्टिव पावर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अगर हम ये 0 कर देते हैं, 0 कर दिए, मॉड VS कितना दिया है 275 kV, VR कितना दिया है 275, बीटा कितना दिया हुआ है 200, फाइन, बीटा 75 और डेल, डेल नहीं पता है, माइनस ए कितना दिया है 0.85, 275 होल स्क्वायर, बीटा का वैल्यू दिया है 200, फाइन, बीटा दिया हुआ है 75 और अल्फा दिया है 5। अब देखिए यहाँ में क्या है, एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है, तो यहाँ पर डेल निकल जाएगा, तो आपका डेल यहाँ से निकालिएगा तो कितना आएगा 22 डिग्री। अब इफ में देखिएगा भी मेरे VS पता है, BR भी पता है, बीटा भी पता है, अब बी भी पता है, बीटा भी पता है, डेल भी निकाल लिए, और इसमें भी अल्फा और बीटा दोनों पता है, यानी यहाँ से हम लोग पावर निकाल सकते हैं। जब सारे वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका पावर का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 117.9 मेगावाट, यानी कितने अप्रोक्स इक्वल है 118 के, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, bundle conductors that are used in increased line voltage in EHV line for rising critical corona voltage depends on, देखिए ये जो भी है ना कि राइजिंग क्रिटिकल कोरोना वोल्टेज डिपेंड्स मेनली करता है कि नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं। मान लीजिए 2 कंडक्टर यूज कर रहे हैं या 3 कंडक्टर यूज कर रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ कंडक्टर जो रहती है, या 4 कंडक्टर यूज कर रहे हैं इस पे, यानी यहाँ से ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये देखिए ये जितने अभी 2001 से लेकर 2020 के बीच में ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड कोरोना के क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया है। अब नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।